हेलो दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है ये इंडियन फ़िलॉसफ़ी, पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स से संबंधित है। दोस्तों ये टॉपिक है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का मतलब हो गया निरपेक्ष आदेश, या इसको हम निरपेक्ष अनिवार्यता भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों इस कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें इमैनुअल कांट के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। इमैनुअल कांट, जैसा कि आप जानते हैं, जर्मन के एक लोकप्रिय फिलोसोफर थे और पश्चिमी जगत की वो सबसे सर्वश्रेष्ठ फिलोसोफर या पॉलिटिकल चिंतक माने जाते हैं। दोस्तों उनके टाइम में क्या हुआ था, दो तरह के ट्रेडिशंस थे। एक ट्रेडिशंस था कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। अब ये कॉन्सिक्वेंशियलिज्म क्या होता है, इसमें सिर्फ एंड रिज़ल्ट देखा जाता है। मान लीजिए मैंने कोई गलत काम किया, अगर उसका परिणाम अच्छा आता है तो वो आपका क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म हो गया। ठीक है, एंड रिज़ल्ट देखा हमने। मान लीजिए मैंने अगर एग्ज़ाम में चीटिंग की और मेरे अच्छे नंबर आ गए, ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, उसका परिणाम क्योंकि अच्छा आया वो आपका कॉन्सिक्वेंशियलिज्म हो गया। ठीक है, उसको हम परिणामवाद भी कहते हैं। हमने यहाँ पे इंटेंशन नहीं देखा कि मेरा इरादा क्या था, मैंने सिर्फ ये देखा कि परिणाम मैंने देखा कि पॉजिटिव था, तो वो आपका क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। ठीक है, अब वो चाहे उसमें मैंने गलत मीन्स यूज़ किए, वो आपका यहाँ पे मायने नहीं रखते हैं। और इस कॉन्सिक्वेंशियलिज्म से ही जुड़ा हुआ एक और हमारे को एक कंसेप्ट देखने को मिलता है जिसको हम यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या हो गया, इसको हम उपयोगितावाद हिंदी में कहते हैं कि हम वो काम करें, ठीक है, जिससे हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिले। क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है और हम ये चाहते हैं कि हमें मतलब जो पेन है वो कम मिले और हैप्पीनेस ज़्यादा मिले। तो यूटिलिटेरियनिज्म में हम ये देखते हैं कि हम मैक्सिमम हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं। यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म भी कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का ही एक एग्जांपल है। यहाँ हम देखेंगे कि काफ़ी पहले उत्तर प्रदेश में एक डाकू हुआ करता था और उस डाकू का नाम था खड़ग सिंह। अब वो जो डाकू था वो क्या करता था, चोरियाँ करता था और काफ़ी लूटपाट करता था। लूटपाट करने के बाद वो क्या करता था, उस पूरे लूटे हुए सामान को किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने आसपास के लोगों को, और लोग काफ़ी खुश थे भाई। अब क्योंकि यहाँ पे आपका जो चोरी थी वो कम लोगों की हुई और खुशी ज़्यादा लोगों को मिली, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक यूटिलिटी भी देखने को मिली, मैक्सिमम हैप्पीनेस भी देखने को मिली, ज़्यादा लोगों का फ़ायदा भी देखने को मिला। तो ये आपका क्या हो गया, उपयोगितावाद, जो कि कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का एक एग्जाम्पल था। अब कांट साहब ने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि भाई ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक नई थ्योरी दी, उसको हम कहते हैं डियोंटोलॉजिकल थ्योरी। अब ये डियोंटोलॉजी का क्या मतलब हो गया, डियोंटोलॉजी का मतलब ये हो गया कि अगर मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ तो वो आपका कैसे होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, रूल्स से मैं बाहर यहाँ पे नहीं जा सकता। अब मान लीजिए कुछ यूनिवर्सल लॉज भी है, जैसे मुझे सच बोलना है, जैसे मुझे चोरी नहीं करनी है, जैसे मुझे किसी को धोखा नहीं देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका डियोंटोलॉजी का पार्ट होगी। अब मान लीजिए चोरी मैंने इसलिए की क्योंकि भाई मान लीजिए किसी का बच्चा बीमार है,
उसके पास पैसे नहीं हैं, वो केमिस्ट की दुकान में घुसा और वहाँ से उसने कुछ दवाइयाँ मांगी और उन दवाइयों को छीन के वहाँ से चुरा कर चला गया। ठीक है, क्योंकि उसने अपने बच्चे के जीवन को बचाना है। तो आपका जो कांट साहब है वो इसको सही नहीं मानते। दूसरा, मान लीजिए अगर कोई आपका जैसे झूठ नहीं बोलना है, जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड या वाइफ किसी घर में रहते हैं और हस्बैंड का किसी के साथ कोई लेन देन है, तो अब जिसके साथ वो लेन देन है उसके साथ हस्बैंड के रिलेशन ख़राब हो गए और वो आदमी क्या है, चाकू लेके कहाँ आ गया, घर पर। अब वहाँ पर उसकी वाइफ है, वो तो अंदर कमरे में छिपा हुआ है। तो वाइफ से पूछा गया कि क्या भाई वो घर पे है। अब वो उस टाइम अगर सच बोलती है तो उसके हस्बैंड को मारा जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो झूठ बोलेगी, भाई अभी है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। लेकिन कांट के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, डियोंटोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, तो उसको किसी भी परिणाम, उसको सच बोलना चाहिए, परिणाम चाहे कुछ भी हो। इसी तरीके से हमारे को प्रॉमिस भी निभाने चाहिए। ठीक है, अब प्रॉमिस भाई किसी भी कीमत में, ठीक है, कोई भी उसका परिणाम हो उसका तो पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि सारे तो आपका यूनिवर्सल लॉ का ही पार्ट है और इससे किसी प्रकार की अव्यवस्था तो नहीं फैलती। अब उधर जैसे हमने दूसरी तरफ को देखा, वहाँ चोरी कर रहे थे, तो चोरी अगर सभी करेंगे तो समाज में क्या होगा, एक अव्यवस्था आएगी। लेकिन इधर डियोंटोलॉजिकल थ्योरी में अब कांट साहब क्या करते हैं, वो इंटेंशन या मोटिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इन प्लेस ऑफ एंड रिजल्ट। वो कहते हैं कि जो हमारा मोटिव है वो आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें एक सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए और उसमें हमें ये नहीं देखना कि परिणाम क्या होगा। मान लीजिए मेरी ड्यूटी आज बाढ़ के दौरान, हिमाचल में जैसे बाढ़ आ गई है, बाढ़ के दौरान मेरी ये ड्यूटी बनती है मैं हर आदमी को बचाने की कोशिश करूँ, भले ही चाहे मेरी खुद की जान चले जाए। तो कांट साहब उसको जस्टिफाइड करते हैं। इसके अलावा आपका डियोंटोलॉजिकल थ्योरी में कुछ बातें वो करते हैं, कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई आदमी डूब रहा है तो फिर बहुत सारे लोग तो ऐसा होता है ज़्यादातर तमाशा देखते हैं, क्योंकि सभी को अपनी लाइफ की पड़ी हुई होती है कि उसको डूबने दो। लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उस आदमी को बचाने की कोशिश करेंगे, बचाते भी है या कई बार बचाते हुए खुद डूब भी जाते हैं। अब बचाने के पीछे उस आदमी को जो मोटिव होएगा वो 3 मोटिव हो सकते हैं। पहला मोटिव हो सकता है पॉपुलैरिटी, मतलब वो आदमी क्या होना चाहता है, पॉपुलर होना चाहता है, लोकप्रिय होना चाहता है, ठीक है, फेमस होना चाहते हैं, मतलब लोगों की नज़रों में वो एक हीरो बनना चाहता है। दूसरा क्या हो सकता है कि उसने ये कंपैशन की वजह से किया, दया की वजह से किया, वो काफ़ी क्या था, मतलब दयावान व्यक्ति था, इसलिए उसने क्या किया, नदी में छलांग लगाई और उस आदमी को बचा लिया या बचाते हुए खुद डूब गया। तीसरा इसमें क्या हो सकता है कि उस आदमी ने उस व्यक्ति का जीवन इसलिए बचाया क्योंकि ये उसकी ड्यूटी थी, यानी कि ही डिड इट ड्यू टू द सेंस ऑफ ड्यूटी, तो ड्यूटी की वजह से किया उसने। अब ये जब उसने किया तो करने के बाद ये वाला जो ड्यूटी वाला कंसेप्ट है, इसको कांट साहब जस्टिफाइड मानते हैं। अगर उसने दयावश या आपका हीरो बनने के लिए उस आदमी को बचाया तो उसको वो क्रॉस लगा देते हैं, यानी कि उसको वो रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए कांट साहब की आलोचना होती है। आगे अब हमारे को 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो हमारे को देखने को मिलता है हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव्स और दूसरा हमारे को देखने को मिलता है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, जिसके बारे में हमने चर्चा करनी है। तो इम्पेरेटिव्स का मतलब होता है अनिवार्यता, कुछ चीज़ें हमारे को अनिवार्य रूप से करनी होती है, ठीक है, परिणाम चाहे उसका कुछ भी हो। अब यहाँ हम 2 तरह के आपका इम्पेरेटिव्स देखेंगे। पहला है आपका हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं काल्पनिक अनिवार्यता, ठीक है। अब ये जो काल्पनिक अनिवार्यता है, इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन होती है। कंडीशन कैसे, मान लीजिए
अगर मैंने पास होना है तो मेरे को मेहनत करनी होगी, तो मेहनत ये कंडीशन आ गई। अगर मुझे दूसरा इसमें जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मुझे फिज़िकली फिट रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे काम करके पैसा कमाना होगा, तो ये यहाँ कंडीशन आ गई। यानी कि हाइपोथेटिकल जो आपका इम्पेरेटिव होगा उसमें आपके पास कंडीशन रहेगी। अब चलिए दूसरी तरफ आपका इम्पेरेटिव यानी कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में आपका क्या होएगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आपको जो इंटेंशन है वो कैसा होना चाहिए, मोटिव कैसा होना चाहिए, वो आपका फुल ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सल लॉ के ऊपर बेस्ड हो। जैसे आपका सच बोलना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं राजा हरिश्चंद्र का नाम ले लेता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सच कहा, भले ही उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया, तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव आ जाएगा, ठीक है। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में हम क्या करते हैं कि वहाँ पे आपका कंडीशन नहीं होगी, वहाँ पे अनकंडीशनली आपको सारे लॉज को मानना ही होगा जो कि आपका एस्टेब्लिश्ड है। परिणाम चाहे उसका कुछ भी हो, तो वो हमें इसमें कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आज हमारे को ये चीज़ें पता लगी, और एथिक्स में तो यूपीएससी मेंस में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो यही था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे।